अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो चले आज अपनी क्लास 3 स्टार्ट करते हैं। क्लास 3 जो हमारी है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल क्लास 2 में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अकाउंटिंग क्लासिफिकेशंस क्या हैं और उसकी क्लासेस क्या हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने कल अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो 5 टाइप के अकाउंट्स थे: एसेट्स, एक्सपेंस, ओनर इक्विटी, लायबिलिटी और रेवेन्यू। मैं आपको ब्रीफली इन सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसेट्स वो कोई भी चीज़ है जिसको एंटिटी कंट्रोल करती है और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उनको मिले। हमने कल एसेट्स की एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी जिसमें कैश था और कार था। फर्दर एसेट्स की दो टाइप्स थी, एक करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो जो एक साल के अंदर अंदर यूज हो जाए, और नॉन करंट एसेट्स वो जो एक साल से ज़्यादा यूज हो। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गई, कार्स हो गई, मशीनरीज हो गई। अब हम चलते हैं लायबिलिटी की तरफ। लायबिलिटी वो है कि जो हमारे पास ऑब्लिगेशन है, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, हमने लाजमन लाजमन पे करना है किसी भी अनदर एंटिटी को। इसी तरह जैसे एसेट्स की दो टाइप थी, लायबिलिटी की भी दो टाइप है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो जो एक साल के अंदर अंदर पे हो जाए, और नॉन करंट लायबिलिटी वो जो एक साल के बाद पे हो। ओनर इक्विटी वो होता है जो बंदा या बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाए और प्रॉफिट जनरेट करे। जो प्रॉफिट जनरेट करेगा वो भी उसकी इक्विटी होगी। रेवेन्यू वो है कि जो बंदा अपने गुड्स और सर्विसेज किसी कस्टमर को सेल करे या अपने गुड्स उसको प्रोवाइड करे तो उससे जो उसको पैसा या बेनिफिट मिलेगा वो रेवेन्यू है। इसी तरह उन गुड्स को बनाने के लिए या उन सर्विसेज को बनाने के लिए आपको लेबर या मटेरियल या कुछ भी परचेज करना पड़ता है या उस पर खर्चा करना पड़ता है, तो वो एक्सपेंस होता है। ये टेबल मैंने आपसे शेयर किया था और आपको बताया था कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें एसेट्स, एक्सपेंस, ओनर इक्विटी, लायबिलिटी, रेवेन्यू के डेबिट और क्रेडिट को देख लीजिएगा कि इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा। सिंपल रूल ऑफ थंब ये है कि एसेट और एक्सपेंस एक जैसे नेचर के होते हैं। अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। ओनर इक्विटी और लायबिलिटीज और रेवेन्यूज के अपोजिट होते हैं कि अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। ये हमने कल एक क्वेश्चन किया था। हमने देखा था कि अकाउंट्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। इसी तरह अगली क्लास में अगले टॉपिक में चलने से पहले हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपके सामने कुछ नरेशंस आ रही हैं, कुछ मैंने चीज़ें लिखी हैं। अब आप इसको बताएंगे कि ये एसेट्स है, लायबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस हैं। मैं आप अपनी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें और इसका सलूशन नोट डाउन करें। आई होप सो कि आप लोगों ने इसका सही सलूशन लिख लिया होगा। मैं आपसे इसका सलूशन शेयर कर लेता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? एसेट। बैंक लोन लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन बैंक, आपने किसी बैंक से लोन लिया, उस पे आपने इंटरेस्ट पे किया, वो एक्सपेंस है। वेजेस एक्सपेंस है। सैलरीज आपने किसी को दी हो वो एक्सपेंस है। आपके पास कोई गाड़ी या व्हीकल्स है वो एसेट है। फर्नीचर एंड फिक्चर आपका एसेट है। लैंड आपका एसेट है। बिल रिसीवर आपका एसेट है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था और उसकी टाइप्स थी। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। अब जैसे कि आपने वो चार्ट देखा था उसमें एसेट्स, लायबिलिटी, उन 5 क्लासिफिकेशन कुछ डेबिट क्रेडिट थे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि वो डेबिट और क्रेडिट के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, मीन्स दोनों बराबर होनी चाहिए। नंबर एक। नंबर बी ये कि द अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी। इसका मतलब ये है कि आपके या किसी भी बिजनेस के एसेट्स जो होते हैं वो हमेशा हमेशा बराबर होंगे उसके लायबिलिटी और इक्विटी के। इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं कि क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये आपके सामने मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। या हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। और इसका एक और तरीक़ेकार है, वो ये है कि एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी। अब आप इसमें से ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी कर लें, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इसका मेन फार्मूला है।
लाइबिलिटी को आगे ले जाए, कैपिटल को पीछे ले जाए, प्लस माइनस कर ले, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जामिनर ये करता है कि एसेट दे देगा, आपको कैपिटल दे देगा, बोलेगा लाइबिलिटी ढूंढ के बताओ, या आपको लाइबिलिटी और एसेट दे देगा, बोलेगा कैपिटल ढूंढ के बताओ। तो आपके लिए ये इक्वेशन याद करना बहुत ज़रूरी है, इससे कोई ना कोई सवाल आ जाता है। चलिए अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। ये एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये जो नीचे 5 ट्रांजेक्शन दी है, इनको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर प्लॉट करना है। अब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देता हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब हम इसकी पहली ट्रांजेक्शन कर लेते हैं कि पहली ट्रांजेक्शन इसकी क्या है। मिस्टर आलम ने अपना कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया है 80,000 रुपये से। ओके, तो चूंकि उन्होंने 80,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया और वो कैश वो अपने बिजनेस में ले गए, तो एसेट्स में कैश आ गए मेरे पास, और कैपिटल में लिखूंगा मैं आलम्स कैपिटल। ट्रांजेक्शन 1 के अंदर क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में 80,000 लगाए, तो 80,000 रुपये कैश आ गया, और 80,000 से कैश बढ़ गया, और 80,000 से आलम साहब का कैपिटल बढ़ गया। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे हम चलते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब मैंने कोई इन्वेंट्री परचेज की है 20,000 की ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पे, आपने कैश नहीं दिया, आपने उधार पे खरीदा है, तो आपने इन्वेंट्री एसेट्स के नीचे लिख दी। अब चूंकि आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, आपने 20,000 इन्वेंट्री के नीचे लिख दिए, और आपने चूंकि ये अकाउंट पेबल पे खरीदे, क्रेडिट पे खरीदे, उधार पे खरीदे, तो आप इसको लाइबिलिटी के नीचे अकाउंट पेबल लिखेंगे कि आपने उधार देना है। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब हम ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ट्रांजेक्शन 3 कहती है विड्रीव कैश फॉर प्राइवेट यूज फॉर ₹2,000। अब मिस्टर आलम साहब को कोई अपने घर के खर्चे के लिए ज़रूरत पड़ गई थी, तो उन्होंने अपने बिजनेस से 2,000 रुपये का कैश निकाला। तो जब 2,000 का कैश निकाला, तो मेरा 2,000 रुपये कैश कम हो गया। पहले मेरे पास 80,000 था, अब उसमें से 2,000 कम हो गया। अब चूंकि जब आलम साहब कैश लेकर आए थे, तो आलम साहब का कैपिटल बड़ा था। अब आलम साहब कैश घर लेके जा रहे, तो आलम साहब का कैपिटल कम हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मैं फॉर्मेटिंग पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर्मेटिंग से आपका सवाल नीट और क्लीन होगा, और एग्जामिनर को इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, तो फॉर्मेटिंग आप लोग लाजमी किया करें। अच्छा, ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे चलते हैं हम। ट्रांजेक्शन नंबर 4 बोलता है गुड्स कॉस्टिंग 15,000 आर सोल्ड फॉर 20,000 ऑन अकाउंट। अच्छा, इसको समझिएगा। आपके पास गुड्स थे 15,000 के, जो आपने बेच दिए 20,000 में ऑन अकाउंट। इसका मतलब है कि आपके जो गुड्स थे 15,000 से वो कम हो गए। आपने बेचे कितने के? आपने बेचे 20,000 के। क्या आपको कैश मिला? कैश तो नहीं मिला, क्योंकि लिखा हुआ है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है आपने उधार पे बेच दिए। तो जब आपने उधार पे गुड्स बेचे, तो उसको हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ। अब 15,000 20,000 मैंने उधार पे 15,000 वाले गुड्स कितने में बेचे? 20,000 में। अच्छा, अब 20,000 के मैंने गुड्स बेचे, 15,000 की कॉस्ट थी, तो डिफरेंस बचा 5,000 का। अब ये 5,000 कहाँ गया? आपको कैपिटल की डेफिनेशन याद है, उसमें ये लिखा था कि जो ओनर अपने पास से पैसा इन्वेस्ट करे वो भी उसका कैपिटल है, अगर तो वो किसी बिजनेस से प्रॉफिट कमाए तो वो भी उसका कैपिटल है।
तो 5,000 रुपये का इनको प्रॉफिट हो गया, ये इनके कैपिटल में, आलम साहब के कैपिटल में ऐड हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 में हम जाते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 कहती है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1500 फॉर कैश। मैं यहाँ लिखता हूँ एसेट्स में फर्नीचर। मैंने 1500 का फर्नीचर ख़रीदा। 1500 का फर्नीचर ख़रीदने के लिए मैंने 1500 रुपये का कैश पे किया, तो 1500 कैश मैंने माइनस में लिखा, क्योंकि फर्नीचर मैंने ख़रीद लिया, 1500 का मेरे पास फर्नीचर आ गया, मैंने फर्नीचर के नीचे 1500 रुपये पॉजिटिव लिख दिया। और फर्नीचर मैंने कैश पे ख़रीदा, मैंने कैश पे किया, तो मेरा कैश कम हो गया, इसलिए मैंने 1500 नेगेटिव में लिख दिया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या पोजीशन बनी इन पांचों ट्रांजेक्शन के बाद, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बराबर होती है, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें यही था कि अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मैं यहाँ टोटल एसेट्स लिखता हूँ। पहले टोटल एसेट्स कितने हमारे पास, टोटल एसेट्स में मेरे पास कैश है, मेरे पास इन्वेंट्री है, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल है, मेरे पास फर्नीचर है। अब इसी तरह लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितना है, 20,000 प्लस 83,000, तो ये 1,03,000। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सही है। अगर तो ये टैली नहीं होते तो आपका या किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व सही नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं एरर है। तो ये चेक है हमारे पास कि यार टोटल एसेट्स हमेशा बराबर होंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सॉल्व कर दिए मैंने, आप लोग इसको काइंडली नोट कर लें स्क्रीन पॉज करके। तब तक हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। चले, आपने ने क्वेश्चन 1 तो नोट कर लिया होगा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। ये सारा का सारा फॉर्मेट में कॉपी करूँ ताकि क्वेश्चन 2 हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। ये है हमारा क्वेश्चन 2। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इसमें है मुराद साहब हमारे पास। तो मुराद साहब की पहली ट्रांजेक्शन है, मुराद अहमद कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब कैश 50,000 रुपये बढ़ गया, मैंने 50,000 कैश में ऐड कर दिया, और चूंकि ये कैपिटल था आलम साहब का, तो आलम साहब की कैपिटल में भी 50,000 हमने प्लस कर दिए। अच्छा, अब ट्रांजेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। ट्रांजेक्शन 2 में लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹8,000। अब मैंने इस दफ़ा गुड्स कैश में परचेज किए, तो मैंने 8,000 रुपये से इन्वेंट्री बढ़ा दी, और 8,000 चूँकि मैंने कैश पे किया, अब कैश मेरा नेगेटिव हो गया, मैंने कैश मेरा कम हो गया 8,000 से। तो अब हम इनको सम कर लेते हैं और बैलेंस करके फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3 बोलता है गुड्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000 रुपीज़। अब मेरे पास जो 6,000 वाले गुड्स थे, मैंने 9,000 के सोल्ड कर दिए। क्योंकि मैंने 6,000 की इन्वेंट्री मेरी कम हो गई। अब इस दफ़ा मैंने उधार पे नहीं बेचे, इस दफ़ा मैंने कैश पे बेचे, क्योंकि उस पे ऑन अकाउंट नहीं लिखा हुआ। तो आप लोग ये अज्यूम कीजिएगा कि ये कैश पे है, तो इसमें 9,000 ऐड हो जाएंगे। अब चूंकि 3,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट है, और कैपिटल की डेफिनेशन में था कि जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल का पार्ट बनेगा, तो 3,000 रुपये मैंने इसको कैपिटल में ऐड कर दिए। अब ये बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 4 है परचेज फर्नीचर ₹20,000। अच्छा, इस दफ़ा मैंने फर्नीचर परचेज किया है 20,000 का, और चूंकि मैंने कैश पे भी किया, तो मैंने 20,000 से मेरा कैश भी कम हो गया। अकाउंट रिसीवेबल रहने देते हैं, बल्कि इसको डिलीट कर देते, हो सकता है अगर काम आ गया तो बाद में ले लेंगे। अच्छा, 20,000 से मैंने फर्नीचर परचेज किया, वो भी कैश पे, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं।
इसको फॉर्मेट भी कर देते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 अब देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5 है टुक अ लोन फॉर 10,000 फ्रॉम बैंक। अच्छा, लाइबिलिटी के अंदर ही अब हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया है, तो ये लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। बैंक लोन, बैंक लोन की हेडिंग डाली लाइबिलिटी के नीचे, और बैंक लोन में मैंने लोन लिया है 10,000 का। ये 10,000 मेरा लाइबिलिटी में बढ़ गया और मेरा 10,000 से कैश भी बढ़ गया क्योंकि मैंने लोन कैश में लिया है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 6 पे चलते हैं हम। ट्रांजेक्शन नंबर 6 पे चलते हैं। पेड सैलरी रुपीज़ 4,000 एंड इंश्योरेंस 2,000। अच्छा, अब हमने सैलरी पे की है और कुछ इंश्योरेंस के खर्चे पे किए। जिस तरह कोई भी प्रॉफिट हमारे कैपिटल का पार्ट होता है, इसी तरह जो भी खर्चा होगा वो हमारे कैपिटल से लेस होगा। किसी भी तरीके का जो भी एक्सपेंस होगा वो हमारे कैपिटल से लेस हो जाएगा। अब मैंने 4,000 रुपये सैलरी पे की है और 2,000 मैंने इंश्योरेंस पे किया, तो टोटल मैंने खर्चा किया 6,000 का, और 6,000 मैंने कैश में पे किया, तो कैपिटल मेरा कम हो गया 6,000 से और कैश मेरा कम हो गया 6,000 से। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं और फॉर्मेट कर लेते हैं। ये आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि फॉर्मेटिंग बिल्कुल प्रॉपर हो। आप लोग अगर अपने रजिस्टर में लिखें तो बिल्कुल प्रॉपर लिखिएगा क्योंकि फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी से अपना हाथ सेट करेंगे तो आस्ते आस्ते आपका हाथ सेट होगा और आगे परेशानी नहीं होगी आगे क्वेश्चन में। अच्छा, ट्रांजेक्शन नंबर 7 है रिसीव रेंट रुपीज़ 3,000 एंड इंटरेस्ट रुपीज़ 15,000। जिस तरह हमने कोई एक्सपेंस किया, अब ये हमें पैसे मिल रहे हैं क्योंकि रिसीव्ड है, जो कि अब हमें पैसे मिले हैं तो ये हमारी इनकम है। जिस तरह एक्सपेंस कैपिटल से लेस होता है, इसी तरह इनकम या प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। हमें कितने पैसे मिले? 4,000 रुपीज़ अगेंस्ट 3,000 रुपीज़ अगेंस्ट रेंट और 1,500 रुपये अगेंस्ट इंटरेस्ट। 4,500 मुझे मिले और कैश में मिले तो 4,500 मैंने इधर लिख दिए। अब ट्रांजेक्शन नंबर 8 पे चलते हैं हम। पेड 800 एज प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी। अब चूंकि मैंने जाहिर है बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में मशीनरी है उसको मैंने इंश्योर कराया हुआ कि यार चोरी ना हो जाए। आपको पता है कि आजकल कराची की कैसे हालात है, चोरी डकैतियाँ हो रही हैं, तो उससे बचने के लिए मैंने इंश्योरेंस की पॉलिसी पे की है, इंश्योरेंस का एक्सपेंस पे किया है। तो इंश्योरेंस मैंने पे किया 800 से मैंने अपना कैपिटल लेस कर दिया, और चूंकि मैंने इसको कैश में पे किया इसलिए मैंने 800 से अपना कैश भी लेस कर दिया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। 8 के बाद हम ट्रांजेक्शन 9 पे चलते हैं। ट्रांजेक्शन 9 में बोलते हैं परचेज अ बाईसाइकिल फॉर द ओनर सन रुपीज़ 1,200। अब इस ट्रांजेक्शन को समझिएगा, बड़ी यूनिक ट्रांजेक्शन है। ये 1,200 रुपये ओनर ने अपने बच्चे के लिए साइकिल परचेज करने के लिए। मिसाल के तौर पे ओनर के पास पैसे नहीं थे, ओनर ऑफिस आया और ओनर ने ऑफिस आके बोला कि यार मुझे 1,200 रुपये की ज़रूरत है। ओनर ने 1,200 रुपये विड्रॉ कर ली। जिस तरह ओनर ने इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट करने से उसका कैपिटल बढ़ता है, इसी तरह विड्रॉ करने से, बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करने से ओनर का कैपिटल कम होता है। तो ओनर के कैपिटल को हमने -1,200 कर दिया, और चूंकि इसने कैश लिया है तो कैश भी हमने लेस कर दिया। ओके, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। आप लोग अगर इसमें मसला है आप लोगों को, तो आप लोग ओनर का जो ड्राइंग्स है उसको हमेशा एक्सपेंस ट्रीट कीजिएगा और वो हमेशा ओनर के कैपिटल से लेस कर दीजिएगा। अब चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 10 की तरफ। ट्रांजेक्शन नंबर 10 की थी डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 300। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपने साल के स्टार्ट में कोई फर्नीचर लिया, कोई गाड़ी ली। अब साल के स्टार्ट में आपके पास ब्रांड न्यू गाड़ी थी। अब जाहिर है आपने उसको 1 साल चलाया, तो 1 साल चलाने में उसकी टूट फूट हो गई, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई भी और खुदा ना खासा मसले मसाइल हो गए, तो आपकी गाड़ियों की वैल्यू गिर गई। तो जो आपके गाड़ी की वैल्यू टूट फूट की वजह से गिर गई या जो टूट फूट आपकी गाड़ी में हुई, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। तो जो आपको पता है कि एक्सपेंस हम कैपिटल से लेस करते हैं। अब चूंकि
डेप्रिसिएशन फर्नीचर में आया, इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू गिर गई। कितने से गिर गई? 300 से। हमने 300 माइनस कर दी। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं और अपना फाइनल देखते हैं कि हमारा फाइनल इक्वेशन टैली है या नहीं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमारी इक्वेशन थी। हमने चेक करना है कि हमारे टोटल एसेट्स बराबर हैं इनके या नहीं। ये भी हम चेक कर लेते हैं। बस मुझे 2 मिनट दे, मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लूँ और आप लोग इसको साथ साथ ये स्क्रीन पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश। टोटल एसेट्स हैं हमारे पास कैश, इन्वेंट्री 2000 की, फर्नीचर 19,500। ये आप लोग अपने कैलकुलेटर में भी सॉल्व करते रहिएगा ताकि आप लोग को इजी हो। तो हमारे पास टोटल जो एसेट्स बन गए हैं वो बन गए हैं 59,200 के। और अब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वो हमारे पास है लाइबिलिटी या बैंक लोन मेरे पास है 10,000 का, और ओनर का कैपिटल है मेरे पास 49,200 का। तो आप देख रहे हैं हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मैच है। इसका मतलब हमने सवाल सही सॉल्व किया है। तो आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन था, वो मैंने आपसे शेयर कर लिए। ये हमने कुछ उसके एग्जांपल, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ये सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस सोल्यूशन को रिकॉर्ड कर लें। और ये क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज़ इसको देख लें, ये आपका होमवर्क है। ये हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले इस होमवर्क को डिस्कस करेंगे और मैं आपसे इसका सोल्यूशन भी शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, आप स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियोस को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ये लेक्चर्स देख सकेंगे और उनको बेनिफिट हो सकेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, मैं फिर भी एक दफ़ा आप लोग को अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग की कोई भी क्यूरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी क्यूरी टाइमली रिजॉल्व कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।